थ्री बॉक्स सोल्यूशन। थ्री बॉक्स सोल्यूशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे, मेन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आजकल की कंपनी फेस करती है वो ये है कि अपने बिजनेस को किस तरह से हाई लेवल बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर वो लेकर आए, अपने बिजनेस को किस तरह से हाई और बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर आए। सेकेंडली, वो इनोवेशन किस तरह से लेकर आए कि नए प्रोडक्ट के लिए, नए फ्यूचर के लिए। पहला फोकस किस चीज पे है कि आज के दिन मतलब जो बिजनेस उनका चल रहा है उसको बेहतरीन कैसे लेके जाएं, उनको बेहतरी की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाएं। सेकेंडली, इनोवेटिंग टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर द फ्यूचर, और साथ साथ दूसरा फोकस किस चीज पर है, फ्यूचर के ऊपर, कि फ्यूचर किस तरह से बेहतर किया जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं थ्री बॉक्स सोल्यूशन। थ्री बॉक्स सोल्यूशन अब किस तरह से होता है, तीनों बॉक्स अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं। पहला बॉक्स किस चीज के ऊपर फोकस करता है, पहला बॉक्स जो फोकस करता है आपके प्रेजेंट के ऊपर करता है। वो करता है, यू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप्स टू मैनेज योर करंट कोर बिजनेस टू पीक इट्स एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन। वो अब क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के इस तरह के स्टेप्स लो, आप बिजनेस डिसीजंस लो जिसकी वजह से आपका जिस चीज का बिजनेस है वो पीक के ऊपर चला जाए, अपनी एफिशिएंसी हाई कर दे और ऑप्टिमाइज हो जाए परफेक्शन की तरफ। अब इसके स्टेप्स होंगे, जरा से एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बिजनेस है, लेट्स से टूथपेस्ट का। अब टूथपेस्ट के बिजनेस का क्या काम है, उनका ये काम है कि आपके दांतों को साफ करना, आपके दांतों को साफ करना। तो इन चीजों को कोर प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस किया जाए, आपके दांतों को साफ किया जाए। आपके दांतों से आपका जैसे कोलगेट है, कोलगेट अब इतने सालों से है, वो ऐसा ऐसा अपने अंदर इंप्रूवमेंट किस तरह से लेकर आता है। अब वो पहले आपके सिर्फ दांत साफ करता था, अब वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या जा रहा है, आपके दांत सिर्फ साफ नहीं करता, अब वही कोशिश करता है कि ऊपर जो गंद जम जाता है वो दोबारा रिटर्न ना हो। फिर उसके अलावा उसने नीश मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, मिसवाक बना दिया है कि मुसलमान जो है वो मिसवाक यूज करते थे अपने दांत साफ करने, तो उन्होंने कहा मिसवाक ना यूज करो, आप कोलगेट मिसवाक यूज करो। उन्होंने कोलगेट में नमक है या नहीं वो चीज ऐड कर दी उसके ना, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो। तो बॉक्स वन कहने क्या है, आप उसको पीक के ऊपर लेके जा रहे हो, आपके कोलगेट जो ब्रांड है, जो आपका टूथपेस्ट है, उसको हाई लेवल चीज के ऊपर लेके जा रहे हो। सेकंड बॉक्स जो है वो है आइडेंटिफाइंग डाइवर्सिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस एटीट्यूड दैट हैव लॉस्ट रेलेवेंस। अब बॉक्स टू फोकस करता है आपके पास के ऊपर। पास के ऊपर किस तरह से, वो कहता है अपने पास से बाहर निकलो, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने पड़ रहे हैं, जिसका फ्यूचर में कोई फोकस नहीं है, तो उनको आप खत्म कर दो। अब उनको खत्म किस तरह से किया जा सकता है, सबसे पहला फोकस जो इस चीज पर होता है वो होता है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अकाउंटिंग की। अब पहले अकाउंटिंग किस तरह से होती थी, बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, लेजर्स होते थे, उनके अंदर उनकी एंट्रीज होती थी एंड सारा अकाउंटिंग सिस्टम चलता रहता था। अब उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एप्स आ गए हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब उनके ऊपर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अब आप कहोगे कि अब ऐसे पर्सन को हायर कर लो साथ साथ, जो एक तो कंप्यूटर को चला रहा है, दूसरा एक और पर्सन हायर किया हुआ है आपने जो किताबों में एंट्री कर रहा है। तो ये वेस्टफुल है। आप सिंपली जो कंप्यूटर पे एंट्री कर रहा है, कंप्यूटर के ऊपर जो एंट्री कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग बेहतर करो और उसी को कहो कि वो प्रिंट करके रिकॉर्ड करके आपके पास रख ले, अगर आप उसको हार्ड कॉपी चाहते भी हो। तो ऐसे बंदे को निकाल दो जो सिर्फ रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको एंट्रीज प्रोवाइड कराए, क्योंकि कंप्यूटर से भी आप प्रिंट करके वो एंट्रीज हायर कर सकते हो। बॉक्स नंबर थ्री के ऊपर क्या फोकस होता है ना, बॉक्स नंबर थ्री फ्यूचर को फोकस करता है। वो कहता है इवेंट ब्रेक थ्रू आइडियाज एंड कन्वर्ट देम इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। ऐसे आइडिया इन्वेंट करो जो कि ब्रेक थ्रू ऐसे होते हैं आइडियाज, जैसे आईफोन। आईफोन जब लॉन्च हुआ था उसने पूरी दुनिया ही हिला के रख दी थी। इस तरह कोई और प्रोडक्ट पहले कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था। आईफोन के जरिए हमें फास्ट क्या कहते हैं, एक यूज मिल गया, हमें टच स्क्रीन मिल गई, हमारी स्मार्टफोन हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने लग गए। स्मार्टफोन्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आईफोन ने उनको लिंक और कोलैबोरेट ज्यादा बेहतर तरीके से किया। आईफोन ने जब इसको लॉन्च किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नया फोन लॉन्च करे, उन्होंने थ्री प्रोडक्ट्स इन वन के फॉर्म में उनको लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक फोन भी लॉन्च करें, हम लोग एक हाई लेवल कम्युनिकेट वो डिवाइस भी लॉन्च करें इंटरनेट के ऊपर जिससे आप कनेक्शन कर सको, और एक अच्छा सा कैमरा लॉन्च करें, जिसको उन्होंने मर्ज करके आईफोन बना दिया।
अब तीनों बॉक्सेस का ख्याल रखना है। बॉक्स नंबर 1 आपके प्रेजेंट पे फोकस करता है, बॉक्स नंबर 2 पास के ऊपर, के पास की चीजों को छोड़ दो, बॉक्स नंबर 3 कहता है फ्यूचर के ऊपर, के फ्यूचर के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो, बॉक्स नंबर 1 कह रहा है आप अपने प्रेजेंट को किस तरह से बेहतर कर सकते हो। अब सबके फोकस करते हैं। बॉक्स नंबर 1 के अंदर आप लीनियर इनोवेशन लेकर आते हो, मतलब इंक्रीमेंटल इनोवेशन लेकर आते हो अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। आप कस्टमर के क्लोज रहते हो, आप ये देखते हो कस्टमर को चाहिए क्या, हमारे प्रोडक्ट से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कस्टमर्स की क्या क्या जरूरियात हैं। और क्या कहते हैं, अब ऑप्टिमाइज ऑपरेटर फॉर हाई एफिशिएंसी, क्विकली स्पॉट इनएफिशिएंसी बेस्ड ऑन डेटा, क्रिएट कल्चर ऑफ डूइंग थिंग्स स्मार्टर फास्टर एंड चीपर। अब कोलगेट की एग्जांपल ले लेते हैं। कोलगेट का जो प्रोडक्ट है उसके लिए ना वो सोच रहे थे कि किस तरह से ना वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाएं। तो उसी दौरान एक बंदा आया उनके पास, कोलगेट कंपनी के पास, उसने कहा मैंने किसी और को अपना आइडिया नहीं बताना, मैंने कोलगेट के हाई लेवल मैनेजर्स को बताना है जो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उनका आइडिया मैं इस सिचुएशन में बताऊंगा कि वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, इन केस अगर वो मेरा आइडिया यूज करेंगे तो उनको मुझे इस कंपनी में हाई लेवल पोजीशन देनी होगी। कोलगेट कंपनी ने कहा, वो बहुत डेस्परेट थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है अपना आइडिया बताओ, लेकिन हम आइडिया यूज करेंगे तो आपको हायर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको हायरिंग नहीं करेंगे। तो उसका सिंपल सा आइडिया था, उसने कहा आप जो ये कोलगेट टूथपेस्ट होता है, इसकी एक खासियत यह है कि जब ये एक दफा ट्यूब से बाहर निकल जाए ना तो वापस उसको ट्यूब में डालना बहुत मुश्किल होता है। कस्टमर ये कहता है कि चलो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इसी से दांत साफ कर लेते हैं, पेस्ट ज्यादा बाहर आ गया तब भी। तो उसने कहा अब इसके जो सुराख है जिससे कोलगेट बाहर आता है, उस सुराख को थोड़ा इंक्रीज कर दो उसका साइज, ताकि ज्यादा पेस्ट बाहर आए, और जब ज्यादा पेस्ट बाहर आएगा तो कस्टमर का पेस्ट जो है वो खत्म जल्दी होगा, जब जल्दी खत्म होगा दोबारा जाके ज्यादा जल्दी खरीदेगा। तो इस तरह से जरा सा साइज चेंज करने से कोलगेट को जो सेल्स है वो मिलियंस के अंदर इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उनको हायर करना पड़ा उस पर्सन को, और वो बहुत हाई लेवल पर्सन कोलगेट का बना हुआ है आजकल भी। साथ साथ आखिरी चीज वो कह रहे हैं कि आपने जो अपने रिवॉर्ड कस्टमर्स, जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, मतलब रिवॉर्ड्स जो आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर दो, कि परफॉर्मेंस जो बेहतर देगा उसको रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर मिलेगा, और अपने एम्प्लॉयज को चैलेंज करो कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। बॉक्स नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, क्रिएट अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर नॉन लीनियर आइडिया बाय लेटिंग गो पास्ट प्रैक्टिस हैबिट्स एटीट्यूड। वो सिंपल बात कह रहा है कि आप अपनी पास्ट प्रैक्टिस, फालतू की प्रैक्टिसेस को छोड़ दो और अच्छे एटीट्यूड्स के ऊपर फोकस करो। अब लीडर्स हैव टू होल्ड स्ट्रांग टू लेट गो ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस। अब वो किस तरह से अपनी क्या करेंगे, लीडर्स ने इस चीज से फोकस करना है कि जब वो पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, जब ऐसे बंदे को निकालते हैं जैसे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो रही हो, तो काफी सारे लोग यूनियन वाले भी शोर करते हैं कि ऐसे बंदे को क्यों निकाल रहे हो। इवन आप किसी फैक्ट्री के अंदर आपको ये पता है कि लेबर का कॉस्ट भी ज्यादा होती है, मशीन आप लगा दो कॉस्ट कम होगी, वो एरर फ्री प्रोडक्ट भी बनाएगा, और वो 24 आवर्स आप रन कर सकते हो उस मशीन को एज कम्पेयर टू किसी लेबर के। तो जब मशीन लेकर आते हो लेबर भी शिकायत करती है कि हमें क्यों निकाल रहे हो, काफी सारे मसले होते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए फोकस करते हैं। बेस्ट अप्रोच इज बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 में क्या फोकस होता है, बॉक्स नंबर 3 कहता है एक्सपेरिमेंटेशन विद अनसर्टेनिटीज, कि एक्सपेरिमेंट करता है वो अनसर्टेनिटी के साथ, मतलब जहां पर ऐसी ऐसी जगह पर जाकर फोकस करता है जहां पर का उसको पता नहीं। जैसे कोलगेट की एग्जांपल ले लेते हैं। कोलगेट अब ऐसा पेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो दांत भी साफ कर दे आपके, और साथ साथ वो आपका माउथ वॉश भी हो। माउथ वॉश वो अभी अलग से सेल कर रहे हैं ना। अब वो कह रहे हैं कोलगेट 2 in 1 कह रहे हैं कि वो दांत साफ जैसे ही आप करोगे ना, अंदर जरा सा एक ऐसा लिक्विड होगा जो आपके मुंह के अंदर जाएगा, फौरन आपके मुंह को भी वॉश कर देगा वो, आपको माउथ वॉश परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस चीज के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस प्रोडक्ट को कुछ सिटीज या कंट्रीज में लॉन्च किया, अभी फोकस चल रहा है उसके ऊपर। न्यू लर्निंग टेस्ट एंड एन आइडिया और रिवील वीकनेस अबाउट इट, especially we are not clear here which idea to pursue first. Organization need to gauge relevant value and priority. Remember success rate is quite low. अब उसकी सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप जब नई लर्निंग करते हो किसी चीज की तो आप ऑब्वियसली उसकी कमजोरी पहचान लेते हो। अब जैसे कोलगेट की मैंने कमजोरी है क्या है, वो सिर्फ दांतों को प्रैक्टिस किया है, हालांकि उससे बेहतर क्या कर सकता है, वो आपके माउथ को भी वॉश कर सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है, एज एन रिसर्चर हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम किस तरह से किस चीज में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। जब हमें श्योरिटी नहीं होगी तो हम उसकी किस तरह से रेलेवेंस
ढूंढ सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें मायूस नहीं होना, हमें जानना चाहिए कि बहुत कम आइडियाज़ हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तो हमें कोशिश करते रहने चाहिए, बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आने चाहिए। अब आपके हिसाब से बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, इन तीनों में से किसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा थिंकिंग करो, फिर आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ऑथर क्या कहता है। ऑथर के हिसाब से क्या कर रहा है, वो ऑथर कह रहा है बॉक्स नंबर 3 के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अगर फ्यूचर के ऊपर नजर नहीं रखोगे तो ऐसा होगा कि आपकी कंपनी जो है वो डूब जाएगी। आपको काफी सारी कंपनियों की एग्जाम्पल देता हूँ जो कि पहले बड़ी लीडर थी लेकिन आज उनका नाम और निशान भी नहीं है। जैसे नोकिया, नोकिया टॉप पर थी एक जमाने में टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल कंपनी में, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं रही। कोडैक कैमरा के अंदर टॉप पर थी और आजकल वो कहीं नहीं रही। ब्लॉकबस्टर ये रेंटल केसेट्स के ऊपर टॉप पर थी लेकिन आजकल वो कहीं नहीं है। इस तरह के बहुत सारे और बिजनेसेस होंगे जो कि आजकल कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। आपके हिसाब से लीडर्स को किस चीज पे स्ट्रगल होती है? मेरे हिसाब से तो बॉक्स नंबर 2 के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है लीडर्स को। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को, लीडर्स तो कहते हैं कि इसको निकाल दो, लेकिन उनको इस बात की गवाही देना, बाकी लोगों को मोटिवेट करना, बाकी लोगों को तब्दीली में लेकर आना। जैसे हम टीचर्स काफी सालों से एक ही तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, अब उसके लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आए जाए, हम लोग टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करें, आपके लिए इंटरेक्टिव सेशन करें। अभी वन साइड सेशन है कि मैं बोर्ड के ऊपर आके पढ़ाता हूँ, आप लोग सुनते हो। एक इंटरेक्टिव सेशन बनाऊं कि आपको बाहर लेके जाऊं, बाहर लेके जाके आपके वर्कशॉप के ऊपर वर्किंग करवाऊं कि आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। तो वो अब कुछ टीचर्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल है, कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है, तो काफी ज्यादा स्ट्रगल हो गया। अगर हमारे कोई लीडर इस डिसीजन पे आ जाएंगे, सब टीचर्स ने उस तरह से परफॉर्मेंस देनी है जिसके अंदर जो टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरेक्शन में हो, इंटरेक्टिव सेशन में आए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और लीडर को टफ डिसीजन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने पे भी बड़ी मेहनत करनी होगी कि सारे टीचर्स मान जाएं। अब ऑर्गेनाइजेशन सर्टेनिटी के ऊपर फोकस करती है, वो कहती है कि हमें श्योर है कि हम प्रॉफिटेबल होंगे, कस्टमर का जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी, वो श्योर नहीं होते कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अनसर्टेनिटी के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम वीक सिग्नल। जो कि वीक सिग्नल क्या होता है? वीक सिग्नल हमें ये बताता है कि फ्यूचर किस डायरेक्शन पे जा रहा है। जैसे नोकिया को आईफोन लॉन्च हुआ था 2006 या 7 के अंदर या 8 के अंदर, तो और नोकिया को 2001 के अंदर चांस मिला था कि वो अपना टच मोबाइल बनाए, लेकिन उन्होंने उस वीक सिग्नल का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने उसको इग्नोर किया और वो तबाह हो गए। वीक सिग्नल ये है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है उस चीज को समझना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। अब कोडेक की एग्जांपल लेते हैं। कोडेक ने डिजिटल कैमरा जो है वो 90s में बना दिया था, लेकिन उन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि उसके रिजल्ट क्योंकि अच्छे था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और तब उस जमाने के अंदर क्योंकि कंप्यूटर भी इतने अच्छे नहीं थे कि लोग पर्सनल कंप्यूटर हर कोई परचेज करके अफोर्ड कर सकता हो, अफोर्डेबिलिटी कम थी, तो उन्होंने कहा डिजिटल कैमरा सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन फ्यूचर में जाके जब कंप्यूटर अफोर्डेबल हुए तो कोडेक तब तक बहुत पीछे रह गया, बाकी कंपनी ने डिजिटल कैमरास लॉन्च करके वो आगे निकल गए। तो वीक सिग्नल बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि और इंडस्ट्री किसी डायरेक्शन में जा रही होती है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं 20 साल पहले की एग्जांपल ले लेता हूँ। 20 साल पहले आपने कोई मूवी देखनी होती थी तो ऐसा नहीं होता था आप इंटरनेट पर जाओ और नेटफ्लिक्स लॉग इन करो मूवी देख लो, नहीं, आप शॉप पर जाकर कैसेट लेकर आते थे। इवन सीडीज भी 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी, आप कैसेट लेकर आते थे जो वीसीआर में आप मूवी देखा करते थे। फिर सीडीज आई जो आपने वीसीडी के ऊपर देखनी शुरू की मूवीज, एंड उसके बाद फिर डीवीडी प्लेयर आए, फिर अब ऑनलाइन मूवीज देखने का कॉन्सेप्ट आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखो पिछले 20 ईयर्स पहले इतनी ज्यादा चेंजेस है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर लो कि अगले 20 सालों में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच जाएगी। आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपको इसी चीज पर फोकस करके अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। जैसे ये कह रहे हैं 10 to 15 ईयर्स कि कौन से कस्टमर्स कहाँ होंगे, 10 to 15 ईयर्स हमें किस तरह की जरूरत करनी होगी, फोकस किस पे करना होगा। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मार्केटिंग मायोपिया का। मार्केटिंग मायोपिया ये है कि कैसी नई आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो
जो आपको लगता है कस्टमर की जरूरत है। हालांकि कस्टमर, जैसे आपको एग्जांपल दूं, एक माउस ट्रैप या चूहे को मारने के लिए जो ट्रैप बनाते हैं, वो बनाने वाली कंपनी ये सोचे कस्टमर को ये चाहिए और वो सारे का सारा बिजनेस इसी चीज के ऊपर फोकस कर दे। हालांकि कस्टमर को ये चाहिए ही नहीं, कस्टमर को चूहों से छुटकारा चाहिए, उसके लिए वो जहर यूज करे, उसके लिए वो यूज करें कारपेट जो चिपकने वाले आजकल होते हैं, पैड्स कहते हैं, या उसको आप यूज करें या एक्सटर्मिनेटर्स को बुलाएं। तो मार्केटिंग मायोपिया में ऐसी कंपनी फंसती है जो कस्टमर की नीड गलत आइडेंटिफाई करती है, कस्टमर की जरूरत क्या है। जब कस्टमर की जरूरत ही गलत आइडेंटिफाई करेगी तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगी। कस्टमर की जरूरत माउस टैप नहीं है, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर की जरूरत प्रोडक्ट ऐसे चूहों से छुटकारा है। हम्म। अब वीक सिग्नल के अंदर ये फोकस होता है कि कैन ऑर्गेनाइज टेक बेनिफिट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव ऐसी होती है कि या तो कोई नई मार्केट बन रही है, सब मार्केट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से पुरानी मार्केट खत्म हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जब एसएमएस, मोबाइल एसएमएस आए तो टेलीग्राम सिस्टम जो चलता था पोस्ट ऑफिस के अंदर वो खत्म हो गया। या जब एरोप्लेन्स आए, कमर्शियल एयरलाइंस ट्रेवल के लिए यूज होना शुरू हुई, तब सी ट्रेवल खत्म हो गया। अब सी के जरिए सिर्फ कार्गो ट्रेवल करता है, इंसान बहुत कम ट्रेवल करता है, इवन ना होने के बराबर। इवन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर यही चीज फोकस की जाती है। आपके हिसाब से किस तरह की लीडरशिप चाहिए होती है? कि अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जीएसके के जो आर एंड डी लीडर है वो इम्प्लीमेंट कर पाया चेंज या नहीं। अब पिक्चर ये पूछ रहा है आपसे कौन सी है। सबको पता है ये पिरामिड्स हैं, और ये हैं भी कहाँ, इजिप्ट में हैं। अब आप लोगों के हिसाब से जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स क्या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थे हिस्ट्री में? यानी यस थे, क्योंकि उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये दे आर द बिगेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइम, जिसके मतलब इतने ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर इंसान बनाने में कामयाब कैसे हुआ, वो भी इतनी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव मुराद पुरानी, अ, जदीद के जदीद के अलावा जो टेक्नोलॉजी होगी उस चीज को इस्तेमाल करते हुए। आपके हिसाब से इस पिरामिड को बनाने के लिए स्मॉल टीम की जरूरत हुई होगी या लार्ज टीम की? ऑब्वियसली लार्ज टीम की, स्मॉल लोग मिलकर तो बना ही नहीं सकते। अब एक सवाल आता है कि अब कोई भी टास्क हो उसके लिए बड़ी टीम होगी तो ज्यादा फायदा होगा, या छोटी टीम जिसका लीडर बहुत अच्छा हो, जिसकी टीम के लोग काफी अच्छे हों, वो ज्यादा फायदा होगा? कौन से लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? एक शेफ की एग्जांपल देता हूँ। एक अनारी शेफ जिसने आज तक कुकिंग नहीं की, वो ज्यादा बेहतर कुकिंग करेगा, या एक बेहतरीन किस्म का शेफ वो बेहतर कुकिंग करेगा? चलेगा, एग्जाम्पल देता हूँ। 20 अनारी शेफ हो और एक बेहतरीन शेफ हो, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किसकी होगी? ऑब्वियसली हाई लेवल शेफ की ही। तो अब स्मॉल टीम्स का फायदा क्या होता है? स्मॉल टीम का फायदा ये होता है, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है और सब लोग आइडिया सेम शेयर कर पा रहे होते हैं। तो लीडर यही कहते हैं, लीडर्स के लिए मैनेज करना आसान होता है। 10 या उससे भी कम हाई लेवल लोगों को हायर करके उनके ऊपर वर्किंग करने में लीडर को ज्यादा फायदा होता है। इस तरह से आपकी शेड्यूलिंग भी आसानी से हो जाती है और टास्क भी किसने क्या करना है आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अब टैलेंटेड प्रोग्रामर एक हो और लीस्ट टैलेंटेड 15 भी हों, मतलब एक बंदा हो जिसने हाई लेवल प्रोग्रामिंग सीखी और दूसरे बहुत लो, मतलब भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं 15-20, तो उनमें से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का चांस टैलेंटेड प्रोग्रामर का ही होगा। अब दूसरी तरफ एक राइटर है जो बहुत अच्छे मूवीज लिख चुका है, बहुत सारे ड्रामास लिख चुका है, वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, या आई मीन 10-15 एक्स्ट्रा लोग जो कि आज तक जिन्होंने कुछ एक सफा भी नहीं लिखा अपनी मर्जी का, वो बेहतर राइटिंग कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली क्रिएटिव राइटर का ज्यादा चांस है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो यही वाली बात नीचे भी लिखी हुई है, 10 लोगों से 100 लोगों का काम निकाल लेना ज्यादा बेहतर है, 10 टैलेंटेड अगर लोग हों। लेकिन कहीं कहीं लिमिटेशन आ जाती है कि स्मॉल टीम्स रह ही नहीं सकती। जैसे बुर्ज खलीफा या पिरामिड, बुर्ज खलीफा हो गया या पिरामिड हो गए या जहाज हो गए, तो ये स्मॉल टीम बना ही नहीं सकती, इसमें काफी सारे लोग हायर करने ही होंगे। जब काफी सारे लोग हायर करने ही होंगे, ये मजबूरी है, तो उस केस के अंदर आप किस तरह से ये कह सकते हो कि स्मॉल टीम बेहतर है?
मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मॉल टीम्स बेहतर हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के बाद जब बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट हो तब बड़ी टीम हायर करनी पड़ती है। और बड़ी टीम हायर करके भी आपको जरूरी नहीं है कि सबका एक ही लीडर हो, आप स्मॉल ग्रुप सब ग्रुप्स बना सकते हो और उन सब ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। लिखा हुआ ना, स्मॉल टीम्स और सुपर इंजीनियर्स भी मुश्किल से एक बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको डिवाइड कर दो और सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल की जगह आप डाइवर्सिफाई कर दो, और आप स्मॉल रोल्स दे दो लीडर्स को, मैनेजर्स को, कि वो अपनी स्मॉल टीम्स बनाकर उसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें। सब देखे ना, एंशियंट इरिगेशन, इजिप्ट के अंदर जो इरिगेशन सिस्टम था वो लार्ज स्केल सिस्टम है, तो सेपरेट कंपोनेंट, सब सिस्टम सेपरेट, सब टीम तो इजियर मैनेज देन वन लार्ज टीम, वो सब टीम्स बना दिया करते थे। अब एक लार्ज टीम से मैनेज करना ज्यादा आसान था, क्योंकि इसके अंदर फोकस काफी होता था। यही कॉन्सेप्ट डिवाइड एंड कर कर के अब 1 लाख बंदों को आप इकट्ठे मैनेज नहीं कर सकते। इवन एक पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तानी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उसको सब लोग इकट्ठा एक प्राइम मिनिस्टर मैनेज नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, सूबाई जो लीडर्स हैं वो अलग बनाए, फिर सूबाई के बाद डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स अलग बनाए, फिर सिटी वाइज मेयर्स अलग बनाए, मतलब अलग अलग किया है ताकि उनको ऊपर जवाबदेह हों। अब यूनिवर्सिटी में देख लें, यूनिवर्सिटी में क्या है, अब टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं आपके चेयरमैन, और चेयरमैन के ऊपर होते हैं डीन, डीन के ऊपर होते हैं वाइस चांसलर, वाइस चांसलर ने डीन से पूछना है, वाई और डीन ने क्या कहते हैं चेयरमैन से पूछना है। अलग अलग चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन ने एचओडीज और लेक्चरर से पूछना है। इस तरह से करके आप फोकस करते हो। अलाउ टीम्स एंड इंडिविजुअल टू बी क्रिएटिव एंड रिटेन द ऑटोनॉमी ऑफ स्मॉल ग्रुप। ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तारी, खुद डिसीजन लेने की फोकस। फ्रिक्वेंटली सिंक्रोनाइज एंड periodically stabilize the design changes of future innovation that they are continuously making। अब इनोवेशन किस तरह की कंटिन्यूसली मेक कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस करना है। अब आपके हिसाब से स्मॉल टीम के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अब इफ योर इनोवेशन एफर्ट इजंट वर्किंग, लुक एट हु इज ऑन द टीम। आपके आइडिया अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो जरूरी आपने टीम गलत सेलेक्ट की हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ है। या आपका आइडिया, आप बनाना चाह रहे हो बेहतरीन रेसिपी और अपनी टीम को आपने देखा उसमें एक भी अच्छा कुक ही नहीं मौजूद, तो आपने टीम ही गलत सेलेक्ट किया, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्किंग करनी होती है। अब ये कह रहे हैं बेहतरीन किस्म की टीम है, वो कह रही है कि ये रेसिपी बनाएंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्रायल एंड एरर से गुजरना होता है, आपके लीडर्स वगैरह भी ट्राई करते हैं। अब एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं ये आपके पास ये रिजल्ट लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल सही है, आप मानने में ही बात, तो ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, भले ही वो जितना मुझे जहीन हो, आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे फिर मानेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट इन ऑल स्टार टीम को भी करना पड़ता है। वो जब कोई चीज लेकर आता है, कोई आइडिया लेकर आता है, तो पूरे प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके वो सिलेक्ट होता है। और जब तक वो प्रोसेस से गुजर रहा होता है, ऑल स्टार टीम किसी और आइडिया के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते, तो वो काफी ज्यादा वेस्टेज जा रहा होता है। अब टीम वर्क के अंदर क्या होता है कि ये फोकस ये होता है कि सब टीम मिलके एक ही चीज पे फोकस करे। अब वो सबको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने के बजाय काम के ऊपर फोकस करे। इतनी सारी कैपेबल पर्सन की टीम फेल किस तरह से कर जाती है कि उनमें से कोई एक सिंगल लीडर अपॉइंट नहीं होता। जैसे पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम के पास क्रिकेट टीम का टैलेंट बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन अब अगर उसका एक कैप्टन की श्योरिटी ना हो, बाबर जैसे, बाबर को टीम में कैप्टन बनाया फिर निकाल दिया, उसको कैप्टनसी से हटा दिया, शाहीन को बनाया, शाहीन को फिर कैप्टनसी से हटा के वापस बाबर को बनाया, तो श्योरिटी नहीं है कि प्लेयर अपनी प्लेस के लिए श्योर नहीं है कि कौन सा प्लेयर कब तक रहेगा। तो ये सारे इश्यूज की वजह से हमें फोकस करना पड़ रहा है। सर्टेन वर्सेस अनसर्टेन इन्वायरमेंट, सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। अब थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक थ्रू इनोवेशन। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ अनसर्टेनिटी के साथ, आप नेगेटिव चीजों के खिलाफ जो आपका है एक होती ना कि नया काम करते हो झिझक होती है, वो झिझक खत्म कर दो, कंफर्टेबल हो जाओ उस चीज से। ये नेगेटिव कैपेबिलिटी की मेन खासियत है
कि आप अपने अंदर से नेगेटिव इमोशन, जो गलत ख्याल आते हैं, उनको निकाल दो। केओस पायलट, केओस पायलट क्या है? आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां पर जैसे तूफान आया हुआ है और आप बोट चला रहे हो, उस तूफान के अंदर उस कश्ती को डूबने ना देना, ये आपकी लीडरशिप होगी। इसी तरह से ऐसी जगह कंपनी चलाना जहां पर आपको पता ही नहीं है कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर की क्या जरूरियात है, वहां पर रहते हुए भी आपने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल कर लेना, अनफेमिलियरिटी है। ये जैसे क्रिकेट टीम होगी, क्रिकेट टीम ऐसी पिच पे जाकर खेल रही जिस पिच के बारे में उनको नहीं पता, इंटरनेशनल जगह पर जाके खेल रहे हैं। एक बंदा बचपन से लेकर अब तक पाकिस्तान की ही पिचेस पर खेल रहा था, अब वो अचानक साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचेस पे खेलेगा तो उसको मुश्किल होगी, अनफेमिलियर टेरिटरी होगी। लेकिन वहां पर रहते हुए भी सक्सेसफुल हो जाना है, इसको केओस पायलट कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? आपने ऐसी थिंकिंग लेकर आना जो अलग किस्म की फोकस है। डाइवर्जेंट क्या है? आप अपनी थिंकिंग को बाहर की तरफ फोकस करो, आप अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करनी है। अब दूसरी तरफ है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? इमेजिनेशन वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं प्रॉब्लम के हल निकालने। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप अपनी लॉजिक यूज कर रहे होते हो कि किस तरह से आप अपने लॉजिक और नैरो डाउन आइडिया कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वे के अंदर आप उसको बेहतर तरीके से लेकर आ सकते हो। ये चैप्टर यहीं तक है, आगे इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट